Hello everyone. Today we have Girish Kaur sir here with us. Welcome sir. थैंक यू मैम। और जैसे कि सर हम जानते हैं आपका बहुत सेवरल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग फील्ड में। सर कितने टाइम से हैं आप इस फील्ड में? 2000 में मैं इस फील्ड में आ गया था। 25 साल हो गए। 2000 से तो 25 चल रहा है। वाह सर। और जैसे हमने सुना है वो कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इंडिया में भी हैं और बाहर अब्रॉड में भी वो बहुत अच्छे उपाधि अच्छे बच्चे मिलते रहे, जल्दी आगे चलती रही। ओके सर। और बहुत कुछ सुना है सर, हमने आपकी बुक्स भी हैं, आप ऑथर भी हैं, बुक्स भी आपकी हैं। कोटा क्वेश्चन बैंक के नाम से मेरी बुक आती है। ओके। और आपने टीचिंग फील्ड में ही फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी एक वेल रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी के साथ किया है। जी हाँ, बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की फैकल्टी मेंबर्स को मैंने ट्रेन किया है। फैकल्टी की साइकोलॉजी को भी बहुत करीब से रीड किया है। ओके सर। तो सर अभी जैसे इतने टाइम से आपका जो इतना सेवरल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, तो कुछ चीजें हैं जो हम जानना चाहेंगे आज। तो तब के टाइम से और अभी के टाइम में क्या चेंजेस हैं जो आपने देखे? एक चीज तो मैम ये है कि नंबर ऑफ कोचिंग्स तब उतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। अभी नंबर ऑफ कोचिंग बहुत ज्यादा हो गई हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कोचिंग लिया करते थे वो भी नंबर में उतना ज्यादा नहीं थे। अभी ऐसा लगता है कि कोचिंग एज ए रूल बन गया है। अगर किसी बच्चे को जेई या नीट क्वालिफाई करना है तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा शायद नहीं मिलेगा आपको जिसने किसी विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी कोचिंग, केवल अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते क्वालिफाई किया। पहले ऐसा नहीं होता था। टीचर्स भी कम थे इस फील्ड में, जिनका पैशन है टीचिंग का वही इस फील्ड में आया करते थे। कोचिंग्स भी कम थी, बच्चे भी कम थे। अभी कोचिंग्स ज्यादा हो गई हैं, बच्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, सीट्स उतनी नहीं बढ़ी हैं जितने एस्पिरेंट्स बढ़ गए हैं। आप देखेंगे कि मेंस में 14 लाख बच्चे इस साल अपियर हुए हैं रफली। नीट में लास्ट ईयर 25 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए थे। 25 लाख बच्चे, 14 लाख बच्चे बहुत बड़ा नंबर होता है। उस रेशो में सीट्स नहीं बढ़ पाई है, इसकी वजह से बच्चों में टेंशन भी बढ़ गई है, एंजाइटी भी बढ़ गई है। तो ये चेंजेस हैं। ओके। सो जैसे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैंने भी ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करी है, बहुत ऐसे कंसर्न्स सुने हैं बच्चों से, बहुत चैलेंजेस हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं। तो कुछ उनमें से जो कॉमन चीजें आ रही हैं बार बार, स्कूल और कोचिंग के सिनेरियो को जैसे कोप अप करना, सिचुएशन को कोप अप करना, और दूसरी चीज एक्सपेक्टेशंस जो बिल्ड हो गई है, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। तो उस चीज से मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपने देखे हैं, क्या सिनेरियो भी चल रहा है? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सिस्टम गड़बड़ तो हो ही गया है। आप अगर एक स्टूडेंट की लाइफ देखें जो कि स्कूल जाता है और साथ साथ कोचिंग भी जाता है, वो सुबह 6 बजे उठ जाता होगा स्कूल जाने के लिए, और मेरे ख्याल से 1 PM तक 1 बजे उसकी छुट्टी होती होगी, 2 बजे शायद घर पहुंचता होगा। स्कूल में उसका होमवर्क चल रहा होगा, कुछ टॉपिक्स चल रहे होंगे। उसके बाद स्कूल से आने के बाद वो 3:30, 4 o'clock कोचिंग पहुंच जाता है। कोचिंग में उसको वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कोई दूसरे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ही वो स्कूल में पढ़ रहा होता है, और स्कूल में कुछ अलग टॉपिक्स चल रहे होते हैं, कोचिंग में कुछ अलग टॉपिक्स चल रहे होते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है स्कूल में। कोचिंग में टीचर्स के पढ़ाने का तरीका और प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। रात को 8 बजे बच्चा घर पहुंचता है, सुबह 6 बजे का उठा हुआ। जब घर पहुंचता है लंच करने के बाद 9 बज जाते हैं, और उसके पास 9 बजने के बाद देखता है कि मेरे पास स्कूल का भी इतना सारा होमवर्क पड़ा हुआ है, कोचिंग का भी इतना सारा होमवर्क पड़ा हुआ है। कैसे बच्चा परेशान नहीं होगा? आप और मैं कोई भी सिचुएशन में होगा और वो 2 साल 3 साल तक यही करता रहे मॉर्निंग से इवनिंग तक, उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, रिलेटिव की एक्सपेक्टेशंस, सोशल एक्सपेक्टेशंस, ऑब्वियसली बच्चा परेशान तो होता है। ये तो है। तो आपने जो ये सिनेरियोस बताए अभी हमें, तो अभी जो बच्चे हैं इस चीज से कैसे डील कर रहे हैं? अभी जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि बच्चा मॉर्निंग में स्कूल चला जाता है, कोचिंग आ जाता है। कुछ जगह पर एक थोड़ा सा गलत आप कहेंगे प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें कि आपने सुना होगा डमी स्कूल्स का नाम। yes, sir. तो उसमें क्या था कि बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, स्कूल में उन्होंने एडमिशन करवा लिया और वो केवल जो है वो कोचिंग में जा रहे हैं, कोचिंग की स्टडी नहीं कर रहे हैं। उससे डुप्लीकेसी खत्म हो गई, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, होमवर्क एक ही जगह पर करना पड़ रहा है। तो या तो बच्चा मॉर्निंग में स्कूल जाके इवनिंग में कोचिंग जा रहा है, या फिर बच्चे ने जो है वो डमी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट ले लिया और वो केवल कोचिंग ही जा रहा है। ये 2 सिनेरियो अभी इस टाइम पर चल रहे हैं।
तो सर आपके अकॉर्डिंगली इसमें से बेटर क्या है इन दोनों सिनेरियो? देखिए मैम, आइडियल सिचुएशन में तो दोनों ही सिनेरियो खराब है। पहले सिनेरियो में आप देख ही रहे हैं कि बच्चे को मॉर्निंग से इवनिंग तक कहीं पर भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करी, खेलने का टाइम हुआ, अपना फिजिकल कुछ एक्सरसाइज करने का टाइम हुआ, वो नहीं मिल पा रहा है, एक्टिविटी हो रही है चीज़ों की, ऊपर दोनों जगह एक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और दूसरे केस में जहाँ पर स्कूल का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन शुरू से आप जानते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बच्चे के कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीयर ग्रुप का जो आपने लिखा है, हम तो 11-12 की बातें अभी तक याद करते हैं, खुश होते हैं बातों को याद करके, हम फ्रेंड्स के साथ किया करते थे। और अच्छा गोल्डन टाइम होता है 11-12 का, जिसमें कि वो फ्रेंड्स के साथ जो है बहुत सारी चीजें सीखता है। एज स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो जो चीजें सिखा सकते हैं वो कोचिंग में नहीं हो सकती। तो दोनों ही सिनेरियो में बच्चे का नुकसान तो है, पर दोनों सिनेरियो में से आइडियल तो कोई भी सिनेरियो है। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग इसमें बेटर वे आउट क्या होगा बच्चों के लिए? देखिए, बेटर वे आउट तो अगर बच्चे को स्कूल में ही सब कुछ मिल जाए, जैसे कि स्कूल जा रहा है बस खत्म, स्कूल में जिस तरह की पढ़ाई चल रही है वही पढ़ाई, वही सारा का सारा पैटर्न अगर उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिल जाए तो प्रॉब्लम नहीं खत्म है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि स्कूल में बोर्ड की प्रिपरेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की प्रायोरिटीज को मैंने एंटायरली डिफरेंट करते हैं। आप देखिए कि स्कूल जो है उसमें क्लास 12 में 11th का सिलेबस तो नहीं आता है, सीबीएसई एसईसी बोर्ड में क्लास 12 में 11th का सिलेबस पूछा जाता है। तो अगर क्लास 12 में आप 11th का सिलेबस नहीं पूछ रहे हो तो फिर जेईई के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में आप 11th-12th दोनों क्यों पूछ रहे हो? आप क्यों बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको 11th का भी जो है वो याद हो? और अगर आप ये चाहते हो कि उसको 11th का याद हो तो क्यों नहीं स्कूल में भी आप ऐसे एग्जाम्स ले रहे हैं जिसमें कि 11th और 12th दोनों का पूछा जाए, तो क्यों नहीं स्कूल में भी 12th के साथ 11th का भी रिवीजन करवाया जाए? पहली चीज। दूसरी चीज में ये है कि बच्चा जेईई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम, 3 आवर्स में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों दे रहा होता है। तो ये जो स्विचिंग ओवर ऑफ ब्रेन फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अदर, अभी वो फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहा है, अभी फिर क्वेश्चन छोड़ना है, फिर केमिस्ट्री करनी है, फिर केमिस्ट्री कर रहा है, तो याद आ रहा है कि मेरे को मैथ्स भी करना है। इस चीज की प्रैक्टिस, ब्रेन की इस चीज के लिए एक्सरसाइज स्कूल में कौन से एग्जाम करवा रहे हैं? क्यों स्कूल में आप 3 आवर्स का एग्जाम ही ले रहे हैं जिसमें कि 3 आवर्स में केवल फिजिक्स ही आ रहा है, 3 आवर्स में केवल केमिस्ट्री ही आ रहा है, 3 आवर्स में केवल मैथमेटिक्स ही आ रहा है? अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच अच्छी है बच्चे की, ऑब्जेक्टिव पूछना चाहिए नेशनल लेवल के एग्जाम्स में जो आप पूछ रहे हैं, तो आप फिर बोर्ड को पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां पर आपको सब्जेक्टिव क्यों लेना है? तो ये क्लैरिटी तो हो पाएगी कि ये अच्छा है और ये अच्छा है, और जो अच्छा हो वही दोनों जगह पर रख ले, बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में भी, नेशनल लेवल के एग्जाम्स में भी, तो आगे बढ़ना तो वैसे ही बचता है। यस। तो सर जैसे जो आपने ये भी आइडियल सिचुएशन बताया कि इससे बेटर वे आउट मिलेगा बच्चों को, तो क्या आपने इस चीज पे कोई इनिशिएटिव लिया है अभी तक? हाँ, मतलब कुल मिला के अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन फिर यही नजर आता है कि जो एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल जो चला रहे हैं, वो इस जिम्मेदारी को समझें और वो ऐसा माहौल, ऐसा एटमॉस्फेयर स्कूल में प्रोवाइड करें बच्चे को जिसमें उसकी बोर्ड की प्रिपरेशन और जेईई या नीट की प्रिपरेशन साथ साथ हो सके। वहां पर उसको 12th के साथ साथ जनरल का रिवीजन भी करवाया जा रहा है, ट्वेल्थ बोर्ड पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। अगर इस तरह से किया जाएगा तो 12th के साथ 11th का रिवीजन करवाया जाएगा और टेस्ट लेवल 3 आवर्स के लिए जाएंगे और बोर्ड के भी कुछ पैटर्न के टेस्ट के लिए जाएंगे, तो आपको क्या लगता है बोर्ड में भी बच्चा अच्छा ही करेगा? बोर्ड में भी बच्चा अच्छा करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बच्चा अच्छा करेगा, हाफ डे स्कूल में ही सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी, पीयर ग्रुप के साथ भी रहेगा, जो एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल एक्सरसाइज करने का उसको टाइम है, वो सारी चीजें मिलेंगी। तो आइडियल सिचुएशन तो यही है कि स्कूल ओनर्स और प्रिंसिपल्स, स्कूल अथॉरिटीज, एजुकेशनिस्ट इस चीज को समझें और इस चीज को आगे लेकर आए। सॉल्यूशन तो भविष्य के लिए है। तो सर आपने इस सिचुएशन में कुछ पहल की है इसके रिगार्डिंग?
आपको पता होगा जैसे कि नर्सरी क्लासेस के हम 3 सेंटर्स लेकर आ रहे हैं। यस राजपुर रोड पर है, जीएस रोड पर है, जोगी वाला है, जोगी वाला सेंटर के भी नहीं पहले तो जोगी वाला में लेके आ रहे हैं। इसके अलावा हरिद्वार और रुड़की में भी हम 2 सेंटर्स खोल रहे हैं नर्सरी क्लासेस के। तो मैंने अपनी तरफ से मैं स्कूल ओनर से मिल रहा हूँ। देहरादून में आपको पता होगा एशियन स्कूल काफी रिनाउंड स्कूल है। यस तो वहां पर मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा उस एडमिनिस्ट्रेशन को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि उन्होंने मेरी इस बात को समझा, सीरियसली लिया और उन्होंने इस डायरेक्शन में पहल करने की कोशिश की है कि वो स्कूल में बच्चों को बोर्ड के साथ साथ ही कोशिश करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवा दी जाए, उसी टाइम में करवा दी जाए, सो दैट बच्चे की डुप्लीकेसी खत्म हो जाए, उस तरह के टेस्ट पेपर्स उसको मिल सके जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल रहे हैं। हरिद्वार और रुड़की में भी मैं कंटिन्यूस कुछ स्कूल और से अभी उनसे फाइनल नहीं हुए, ऐसे उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जल्दी ही आने वाले टाइम में आप लोगों को पता लगेगा, पेरेंट्स को पता लगेगा कि हरिद्वार और रुड़की में कम से कम एक स्कूल हम ऐसा जरूर प्रोवाइड करा रहे हैं जहाँ पर के बच्चे को दोनों बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, स्कूल एज वेल एज कोचिंग, स्कूल में ही मिल सके। मेरी पूरी तकनीक से कोशिश है। एशियन स्कूल देहरादून में हम लोग इस चीज को इस साल से करने जा रहे हैं। इट्स नाइस टू नो सर कि आपने इस चीज पे इतना इनिशिएटिव लिया है और बच्चों की हेल्प हो सके। सो थैंक यू आज ऐसे इतना इम्पोर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए और अवेयरनेस करने के लिए। आई होप ये पेरेंट्स के पास भी अवेयरनेस जाए, स्कूल इंस्टीट्यूट के पास भी जाए और बच्चों को भी इससे बहुत हेल्प और मिल सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।